92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी मैं, आसिफ और धूप, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझे अब भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नए शहर के नए कॉलेज में गया था, तो एक बेहद अजनबी एहसास ने मुझको घेर लिया था। जिस तरह के कॉलेज शहरों में पाए जाते हैं, मेरा कॉलेज उस तरह का बिल्कुल नहीं था। सालों पुरानी बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर नमी के कारण एक काली परत चढ़ाई थी। अंदर की दीवारें रंगने में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक तरफ से धूप आती थी। वहां के लोग भी एकदम अजनबी से लगे। मुझको लगा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कुल मिला के उस दिन मैंने सोच लिया था कि यहां नहीं पढ़ूंगा। मैंने एक नौकरी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके नतीजे फरवरी के आखिरी हफ्ते तक आने थे। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कम से कम फरवरी तक तो मुझको यहीं पढ़ना पड़ेगा। कैंपस की एक ही जगह थी जो मुझको अच्छी लगती थी, वो थी गालिब पार्क। मैं घंटों उस पार्क में बैठा रहता। उस जगह में सचमुच गालिबाना एहसास था। वहां बैठते ही वक्त जैसे धीमा पड़ जाता था। गालिब ने अपनी कोई न कोई गज़ल उस पार्क में बैठ के ज़रूर लिखी होगी। ऐसा लगता था जैसे उस पार्क की गुनगुनी घास में सैकड़ों कहानियां लेटी हुई हैं। अब जाएंगे तो एक कहानी और मिलेगी, मेरी, आसिफ और धूप की कहानी। वो कहानी जो पार्क के किसी कोने में आज भी गुमशुदा पड़ी होगी। कुछ ऐसी कहानियों के साथ जिनको बहते वक्त ने सोख लिया है। इस कहानी के 3 सिरे हैं, मैं, आसिफ और धूप। कॉलेज में 3 सिरे आपस में ऐसे उलझे कि कोई न तो इस रिश्ते की शुरुआत ढूंढ पाया और न ही अंत। मजे की बात यह है कि हम तीनों क्लासमेट नहीं थे, बल्कि एक फैकल्टी तक में नहीं थे। आप चाहे माने या ना माने, इत्तेफाक कहानियों की बुनियाद होते हैं। जो बातें बाद में बहुत कुदरती जान पड़ती हैं, पहले पहल किसी इत्तेफाक से कम नहीं होती। उसी गालिब पार्क में इत्तेफाकन मेरी और धूप की मुलाकात हुई थी। धूप का असली नाम धूप नहीं, फातिमा था, लेकिन उसमें सुबह की सुनहरी सी धूप की ताजगी और उमंग थी, इसलिए मैं उसको धूप कहा करता था। पहली बार वो मुझको सुबह की धूप में नहीं, रात के अंधेरे में मिली थी। कॉलेज के उसी गालिब पार्क में फ्रेशर पार्टी के दौरान अपनी सहेली रानू के साथ आई थी, जो अपने सहेले के साथ चली गई थी। तब जाके मैडम को समझ आया कि वो सिर्फ एक बहाना बनी थी रानू को घर से लेके आने का, वरना रानू के पिताजी उसको कहाँ आने देते। रानू मेरी क्लासमेट थी। धूप को मेरे साथ बिठा के वो तो चली गई, लेकिन पीछे मैं फंस गया। बहुत शांत और सीधा समझकर धूप बड़े रौब से बोली, देखो अभी एक लड़का आएगा, तुम उसको कहना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने चौंक के उसकी ओर देखा, लेकिन तुम मेरी? वो बोली, हाँ बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, इतना तो कर सकते हो। मैंने हाँ की नहीं थी। धूप ने मुझसे जबरदस्ती करवा ली थी। मुझको लगा चलो इसी बहाने कोई बात करने वाला तो मिलेगा। हालांकि मुझसे बात करने में भी उसको कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर में एक लड़का, जो बाद में चल के आसिफ निकला, मेरे सामने आया और धूप से बोला, चलो मैंने तुम्हारे लिए ऊपर सीट रखी है। धूप ने उसको डांटते हुए कहा, तुमने देखा नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूँ। मैंने स्टेज पे चलते हुए प्रोग्राम से नजर हटाई तो सामने हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, ए मिस्टर, क्या ये सही कह रही है? मैं उसके कद काठी को देख के सोच में पड़ गया कि मुझको हाँ कहना चाहिए या नहीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फ्रेशर पार्टी की उस शाम को मैं एक अनजान लड़की के बगल में बैठा था, जो एक अनजान लड़के के सामने मुझको अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। मैं ना कह के इस सारी मुसीबत से निजात पाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और फिर उस लड़के से बोली, अब भी तुमको यकीन नहीं हुआ? उस लड़के ने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया फातिमा। उसके जाते ही मैंने फातिमा से पूछा, ये मुझको ऐसे घूर क्यों रहा था? कौन है ये? फातिमा उस वक्त तक धूप नहीं बनी थी। मुझसे बोली, अरे मेरा दूर का रिश्तेदार है, मुझसे शादी करना चाहता है, जब देखो तब मनाने की फिराक में लगा रहता है। आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये बड़ी देर तक परेशान करता रहता। मैंने उसकी तरफ देख के कहा, और मेरी जान का क्या?
वो बोली, अरे कुछ नहीं करेगा, कहने का शेर है बस। थोड़ी देर के बाद फातिमा ने खुद भी स्टेज पे परफॉर्म किया। बहते हुए पानी की तरह मस्त मौला और बेबाक थी फातिमा। लगता था जैसे खुशियों का झरना अपनी जेब में लेके घूमती है। जाते वक्त एक सवाल पूछा था उसने, नाम क्या बताया तुमने अपना? मैंने मुस्कुरा के कहा, सुबोध। उसने शरारत भरी निगाहों से देखा और दूसरा सवाल किया, इसके मायने क्या हुए? मैंने मुस्कुरा के कहा, सुबोध का मतलब है जो बहुत अच्छा जानता हो। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा के बोली, तुमने आसिफ से मेरा पीछा छुड़ाया, आज से हम दोस्त। मैंने हंस के उससे हाथ मिला लिया। अगली सुबह जब मैं उसी गालिब पार्क में बैठा वक्त को धीमा करने की कोशिश में लगा था, तो आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसको देख के अचानक मेरी धड़कनें तेज हो गई। वो मेरे पास आया और बोला, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं हाथों में पकड़ी किताबें एक तरफ करके उसके पास गया। वो मुझको अपने दोस्तों से दूर ले गया। मुझको आसिफ के इरादों के बारे में कोई भनक नहीं थी। उसने नजर उठा के मेरी तरफ देखा और बोला, देखो, अगर तुम फातिमा से वाकई प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम उसके साथ सिर्फ घूम रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसको बचपन से जानता हूं और बचपन से चाहता हूं। तुमने 2 दिन में ऐसा क्या कर लिया जो मैं सालों में नहीं कर पाया? मुझे आसिफ की आंखों में एक सच्चाई नजर आई। मैंने उससे कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। कल शाम तो मैं उससे पहली बार मिला हूं। वो सिर्फ तुमसे दूर रहने के लिए नाटक कर रही थी। शायद वो तुमसे नाराज है। आसिफ बोला, हाँ, पता नहीं कब से उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? उसकी बात सुन के मैं हैरान हो गया। मैं तुम्हारी मदद? उसने कहा, मुझे लगता तुम कर सकते हो। उसने दोस्ती का करारनामा नहीं किया, लेकिन बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिला के चला गया। वो गुंडा बदमाश नहीं था जैसा मैंने सोचा था, और अगर था तो प्यार करने के लिए शरीफ होना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी है। उसने जिंदगी में कोई काम शिद्दत से किया था तो वो था फातिमा से प्यार। वो प्यार बचकाना था, मैच्योर था या कुछ और, इस बात का जजमेंट मैंने कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ वो समझा जो मैंने महसूस किया। तो कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही हम तीनों के धागे उलझ गए थे। एक किस्म का लव ट्रायंगल बन गया था जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मुझको लगता है कि आसिफ और फातिमा दोनों में ही कुछ कमी थी जो मेरे आने से पूरी हो गई थी। शायद मैं उन दोनों के बीच का पुल बन गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वो मेरे आसिफ और धूप के बीच की दोस्ती के शुरुआती दिन थे। आसिफ और धूप तो मेरे दोस्त बन चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच का सीज फायर होना बाकी था। आसिफ से हुई मेरी मुलाकात के दूसरे दिन मुझको भोर के उसी सुनहरे उजाले में धूप दिखाई दी। मेरा पास आई और मुस्कुरा के बोली, तुम्हारी पिटाई तो नहीं की आसिफ ने? बदले में मैंने भी एक मुस्कुराहट छिड़क दी। अरे तुम उसको गलत समझती हो, आसिफ बहुत अच्छा लड़का है। वो बोली, ओहो, एक दिन में बड़ा जादू कर दिया उसने। चलो मैं बाद में मिलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मैंने उसको रोका। सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा, तुम सुबह की धूप में बहुत अच्छी लगती हो। मैं आज से तुमको धूप कहूंगा। उसके चेहरे पे थोड़ी हैरानी थी। धूप? आगे उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई, जैसे मेरी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उस दिन के बाद से मेरा धूप से मिलना एक रूटीन सा बन गया। एक रोज दोपहर को जब मैं बस के पास बनवाने की लाइन में लगा था तो कहीं पीछे से आसिफ की आवाज आई, अरे मियाँ, यहाँ कहाँ खड़े हो? हमें बता दिया होता, हम तुम्हारा काम करा देते। लाओ ये फॉर्म इधर दो। उसने अपने एक दोस्त को फॉर्म पकड़ाते हुए कहा, इसे जमा करवा के पास बनवा देना। तुम आओ हमारे साथ, आज हम तुमको हॉस्टल की बिरयानी खिलवाएंगे। मैं फॉर्म वापस लेने की गरज से पीछे मुड़ा। जाने दो आसिफ, ये काम मैं खुद कर लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो बोला, अरे ये कुछ नहीं, इतना काम मैं किसी भी दोस्त के लिए कर देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में कॉलेज से जुड़े मेरे सारे काम आसिफ ने करवा दिए। उसकी मददगार फितरत ने मुझको बेशर्म बना दिया था। इन दिनों धूप से मिलना जुलना भी बढ़ गया था। एक शाम धूप पीछे से आई और मुझको धप्पा करके हंस पड़ी। यार हैरान हो जाते हो तुम भी। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा स्कॉलरशिप वाला फॉर्म जमा करवा दिया? मैंने कहा, हाँ। तो बोली, अच्छा रिसीट दे दो। मैंने कहा, रिसीट तो नहीं, अभी कल ले लेना।
उसने कहा, अभी दिन में तो जमा करवाया है, कहाँ गई रिसीट, खो तो नहीं दी? मैं फंस चुका था। दरअसल फॉर्म तो मैंने आसिफ को दे दिया था। तभी आसिफ भी रिसीट लेके पहुंच गया। मारे गुस्से के धूप का चेहरा सूरज की तरह लाल हो गया। तुम्हें नहीं करना तो कह देते ना, उसको क्यों दिया? अगली बार तुम मुझको उसके साथ दिखाई दिए ना तो कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। उसकी बेरुखी मुझको नाजायज लगी। तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? अच्छा लड़का है वो, मेरी कितनी हेल्प की है उसने यार। तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। इस झगड़े से दो बातें निकल के आईं। पहली, मेरी धूप से बातचीत बंद हो गई, और दूसरी, मेरी आसिफ से दोस्ती और गाढ़ी हो गई। जब ये बात आसिफ को पता चली तो उसको बहुत खुशी हुई और मुझको भरपेट बिरयानी मिली। आसिफ का खुशी दिखाने का यही अंदाज था। गए 4 महीनों में मैंने आसिफ के अंदर ऐसी कोई बात नहीं देखी थी जिससे धूप को उसको नापसंद करने का कारण मिल जाए। धूप ने मुझसे भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अगली सुबह रानू ने बताया कि धूप पिछली रात को बहुत रोई है। धूप के इस तरह नाराज हो जाने से मुझको बेहद तकलीफ हुई थी। मेरा दिल पहली बार मेरे खिलाफ रिएक्ट कर रहा था। हंसते खेलते कुछ रिश्ते बन गए थे और उन रिश्तों में धीरे धीरे गहराई आ रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धूप के रूठ जाने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे उदासी के बादल मंडराने लगे। उसने अगले कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। मैंने उसके पास जाके उसको समझाना चाहा, लेकिन वो मानी नहीं। मैं उसको कैसे समझाता कि रिश्तों को बनाया नहीं जाता, वो बन जाते हैं। आसिफ से मेरी दोस्ती की वजह वो खुद है। एक दिन मैंने हिस्ट्री की क्लास के बाहर उसको रोक ही लिया। धूप रोको, आज तुमको बताना ही होगा कि तुम आसिफ से इतनी नफरत क्यों करती हो। फिर चाहे तुम कभी बात मत करना, पर कम से कम मुझको समझ में तो आएगा कि मैंने गलती क्या की है। धूप मेरा हाथ पकड़कर मुझको खाली क्लासरूम में ले गई और उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। आसिफ मेरा दूर का रिश्तेदार है। हम दोनों एक ही शहर में रहते थे और बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवारों का आपस में उठना बैठना है। हम जब बड़े हुए तो आसिफ ने पूरे शहर में ये बात फैला दी कि मैं उसको पसंद करती हूँ। बात घर वालों को पता लगी तो उनको भी एतराज नहीं हुआ। बात शादी तक आ पहुंची। बड़ी मुश्किल से उनको मना करके मैं यहाँ पढ़ने के लिए चली आई। मेरे पीछे पीछे आसिफ भी चला आया। मेरे लिए ये काफी चौंका देने वाला खुलासा था। मैंने धूप से पूछा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? धूप मुझ पे बरस पड़ी। बुरा नहीं किया? तुम क्या चाहते हो? वो कुछ बुरा करे तो ही मैं बुरा मानूं? मैं पूछती हूँ कि मेरी कोई मर्जी है कि नहीं? किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ? और अगर मैं उसको पसंद करती भी तो ये क्या बात हुई कि लड़की बालिग हुई नहीं कि उसकी शादी कर दो? एक बार मैंने धूप के एंगल से सोचा तो बात तो बिल्कुल सही थी। मैंने कहा, धूप, उस दिन की बात के लिए मुझको माफ कर दो। मैं थोड़ा रूड हो गया था, लेकिन मेरी नाराजगी जायज थी। देखो, एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त नहीं छोड़ा जाता। धूप ने पलट के जवाब दिया, तो मैं कहाँ कह रही हूं तुम उसको छोड़ो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया था, अब मेरी बात खत्म हो गई। मैंने उसको समझाया, धूप, इंसान प्यार में गलतियां करता है, लेकिन उसकी भावना गलत नहीं होती। कम से कम उससे नफरत तो मत करो। पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तुम उसके वकील बन के आए हो तो सुन लो, मुझे तुमसे कुछ भी सीखने या समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह के धूप चली गई। पार्क में खड़ा मैं बहुत दूर तक उसको जाते हुए देखता रहा, इस उम्मीद में कि वो पीछे मुड़ेगी, लेकिन वो पलटी नहीं। बेरुखी का यह सिलसिला लगभग महीने भर तक चला। मैं पूरे महीने रिश्तों के इन उलझे धागों के सिरे तलाशता रहा। कुछ ही दिनों में सर्दियों की छुट्टियां नजदीक आ गईं और सब लोग घर जाने की तैयारियां करने लगे। एक दिन रानू मेरे पास आई और बोली, सुबोध, कल सवेरे तुमको धूप ने बुलाया है, वो अपने घर जा रही है। मैंने चौंक के पूछा, लेकिन वो शाम को क्यों नहीं मिल रही? रानू ने कहा, ये तो वो ही जाने, बस तुम कल सवेरे पहुंच जाना। वो नवंबर के आखिरी सवेरों की धुंध थी। मैं हॉस्टल के बाहर धूप का इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करवाने के बाद एक बड़ा सा दरवाजा खुला और धूप बाहर आई। उसने एक पैकेट मुझको थमा दिया। मैंने पूछा, क्या है इसमें? वो बोली, खुद देख लो। पैकेट के अंदर एक जाफरानी रंग का पुलोवर था, वही पुलोवर जिसके फंदे उसने हॉस्टल की हुमैरा आपा से डालने सीखे थे।
उसने कभी बताया नहीं था कि वो पुलोवर किसके लिए बना रही है। मैंने पूछा, ये मेरे लिए है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखती रही और मैं सब कुछ समझ गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस साल पूरी सर्दियां मैं उस जाफरानी पुलोवर को पहनता रहा। उसमें रिश्तों की गर्माहट थी जो मुझको कड़क ठंड में भी एक गुनगुना एहसास दे रही थी। कुछ भावनाओं के लिए लफ्ज बने ही नहीं हैं, वरना मैं ठीक ठीक बता पाता कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। प्यार का एहसास एक छलावे की तरह मेरे अंदर कब आ गया मुझको पता ही नहीं चला। या शायद वो नहीं था, मैंने ही उसको कभी खुद को महसूस नहीं होने दिया। एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गिल्ट। मुझको हर बार लगता था कि मैं आसिफ के साथ धोखा कर रहा हूं, पर मैं कुछ कर कहां रहा था। सब कुछ हो रहा था जिस पे मेरा कोई काबू नहीं था। मेरा पता और टेलीफोन नंबर धूप के पास थे, लेकिन ना तो कोई चिट्ठी आई, न ही कोई टेलीफोन। धूप मुझसे ही नहीं, मेरे शहर से भी नाराज थी। दिसंबर के पूरे महीने आसमान पे गाढ़ी सलेटी रंग की धुंध छाई रही। धूप ने तो याद नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद आसिफ का फोन जरूर आ गया। सुबोध, कुछ करो यार, धूप तो मुझको देखने को भी तैयार नहीं है। प्यार ने आसिफ को सिर्फ बच्चा नहीं बनाया, उसको बचकाना भी बना दिया था। मैंने आसिफ को समझाया, देखो अगर वो तुमको प्यार करती है तो इंतजार के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो नहीं करती है तो तुम्हारे करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बात सुन के आसिफ थोड़ा नाराज हो गया। यार ये कोई बात हुई? हम तो तुम पे भरोसा जता रहे हैं और तुम हमको मायूस कर रहे हो। तुम उसके दोस्त हो, समझाओ उसको। मेरी अपनी तकलीफ के शोलों के ऊपर आसिफ की तल्ख जबान ने घी का काम किया। मैंने बौखला के जवाब दिया, अरे मैं तुम दोनों के बीच का फुटबॉल बन गया हूं आसिफ। मुझको नहीं लगता कि मेरे कहने से कुछ होने वाला है। उसे समझने के लिए वक्त दो। रेत बैठती है नहीं कि तुम पानी लेके फिर से हलचल कर जाते हो। आसिफ की बेचैनी हद से पार जा चुकी थी। उसके लिए धूप के अलावा कोई और बात मायने ही नहीं रखती थी। मैं सोच रहा था कि धूप अपने घर के माहौल में इन सब चीजों से कैसे निपट रही होगी। बहरहाल सर्दियों की छुट्टियां खत्म हुई और कॉलेज फिर से खुल गए। कुछ दिनों तक तो धूप मुझसे आंख मिचौली खेलती रही, लेकिन एक दिन शायद गलती से वो मेरे सामने पड़ गई। हम दोनों को ऐसा लगा जैसे ढेर सारे सवाल एक दूसरे से टकरा गए हों। उसकी आंखों की चमक देख के लगा कि वो आंखें या तो धोई थीं या बहुत रोई थीं। मुझको उस जाफरानी पुलोवर में देख के उसको थोड़ा अच्छा लगा था। वो मेरे पास आई। पुलोवर के दाएं बाजू के पास से निकला एक छोटा सा धागा अपने दांतों से काट लिया, जो शायद सिलाई के वक्त रह गया था। अंदर भरा सारा दर्द मेरी आंखों में उतर आया। मैंने बड़ी चालाकी से अपने आंसुओं को इधर उधर किया। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्यों उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूं। वो क्या है जो मुझको रोक रहा है? लेकिन मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो बोल पड़ी, जो सबको खुश रखना चाहते हैं ना, वो आखिर में किसी को खुश नहीं रख पाते सुबोध। मेरी मंगनी तय हो गई है आसिफ के साथ, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धूप अपने दिल की बात कह के हॉस्टल की तरफ चली गई। उस वक्त और कुछ बात करने लायक था भी नहीं। मेरा करियर और मेरी जिंदगी एक फैसले के ऊपर टिके थे। एक तरफ मेरा घर था, मेरी अकेली माँ थी, मेरी परेशानियां थीं। दूसरी तरफ थी धूप, और हाँ, एक तरफ आसिफ भी तो था। प्यार में स्वार्थी होने पे शायद माफी मिल जाया करती है। मैंने बड़ी हिम्मत करके उस शाम माँ को फोन लगाया। माँ ने फोन उठाते ही कहा, हाँ कैसा है तू? जैसे उसको पता था कि मैं ही फोन कर रहा हूं। उसको हेलो कहने की आदत नहीं थी, वो हाँ कहती थी। हमेशा की तरह मैंने कहा, हाँ ठीक हूं। मगर ठीक कहाँ था मैं? बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं माँ को धूप के बारे में नहीं बता पाया। था क्या मैं उस वक्त? सिर्फ एक ग्रेजुएट। मेरी चुप्पी को ताड़ के वो बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? अच्छा सुन, तेरी कोई चिट्ठी आई है, तू आ रहा है या मैं वहीं भिजवा दूं? कॉलेज में मेरा दम घुटने लगा था। मैं उसी शाम घर के लिए निकल पड़ा।
अगली सुबह घर पहुंचा तो देखा कि घर वैसा ही सूना और उदास पड़ा है जैसा मैं छोड़ के गया था। उस चिट्ठी के अलावा घर में कोई भी नई चीज नहीं थी। बाहर भारत सरकार की मोहर लगी थी। मैंने पानी का ग्लास उठाने के बजाय वो चिट्ठी उठा ली। अचानक मेरे घर के सूनेपन में उमंगों के रंग घुलने लगे थे। उस लिफाफे में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। मुझको भारत सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई थी। मैंने माँ के पैर छुए और उसको नौकरी लगने की खबर दी। जब वो बहुत खुश होती थी तो उसकी दाईं आंख की भौएं फड़फड़ाने लगती थी। उसकी खुशी का अंदाजा मुझको हो चुका था। वो खुद पे काबू करते हुए बोली, बेटा सबसे पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दे। मैंने पैसे निकालने के लिए अपना बैग खोला तो उसके अंदर से जाफरानी रंग के उस पुलोवर ने मुझको झांक के देखा। मेरी खुशी में मायूसी का रंग घुल गया। मुझको अगले 2 दिन में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना था। एक खजाना लौटा के मैं दूसरे खजाने की देखभाल के लिए तैयार हो रहा था। अगर ये कहानी होती तो शायद मैं सारी मुश्किलों को पार करके धूप को अपना लेता और थोड़ी नानुकुर के बाद हमारे परिवार भी साथ होते और अंत में प्रेम कहानी कम्युनल हार्मनी के संदेश के साथ खत्म हो जाती। लेकिन ये कहानी नहीं है। ये छोटे शहर के धीमे चलते जीवन की सच्चाई है, जिसमें लोग एक सनसनीखेज खबर का इंतजार करते हुए घंटों चाय की गुमटी में बिता देते हैं। यहाँ दुर्घटनाएं किस्सों में तब्दील हो जाती हैं और फिर सालों साल उनकी जुगाली की जाती है। मेरे पास एक दिन का वक्त था, लेकिन मैं कॉलेज वापस नहीं गया। उस रात मैंने हॉस्टल के कॉमन टेलीफोन पे धूप को कॉल करके अपनी नौकरी की खबर दी। उसके बधाई देते ही रिसीवर के आर पार एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमारी खामोशी ने एक दूसरे से बात कर ली थी। मैंने खामोशी से माफी मांगी और उसने खामोशी से माफ कर दिया। फोन रखते हुए उसने दर्द भरे लहजे में कहा, अल्लाह हाफिज। उसकी दुआएं लेके मैं अपनी मंजिल की ओर कूच कर गया। 3 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो धूप की शादी का कार्ड मेरे घर की मेज पे पड़ा था। 1 हफ्ते पहले धूप और आसिफ की शादी हो चुकी थी। मुझको लगा जैसे दिल का कोई कोना हमेशा के लिए वीरान हो गया। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने 3 गोटियों के साथ कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें आखिरकार तीनों गोटियां हार गईं। वो तीनों गोटियां थीं मैं, आसिफ और धूप। बस इतनी सी थी कहानी।